महाकवरेज फर्स्ट इंडिया की लगातार जारी है। सबसे पहले हम आपको रुझान दिखाएंगे, फिर नतीजे बताएंगे, फिर सरकार किसकी बनेगी ये भी बताएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा सर्वे के जरिए जो स्थिति दिखाई दे रही है, अगर वो नहीं बदली तो स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट है। लेकिन बीते साल की स्थिति आपको समझा देते हैं कि विधानसभा की वर्तमान स्थिति ताजा क्या है। 2017 के हिसाब से गुजरात के अंदर बीजेपी 111, कांग्रेस 63, अन्य 4 और खाली 4 है। ये दरअसल गुजरात विधानसभा की जातीय समीकरण भी अब आपको बता देते हैं। एक बार स्पीड में जरा इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो 27 सालों से सिर्फ कांग्रेस ही हार रही है और बीजेपी लगातार वहां जीत रही है। लेकिन उसके पीछे एक जातीय फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जरा देखिए जातीय फैक्टर यहाँ क्या है। अगर बात की जाए दीपिका कड़वा पटेल की, तो कड़वा पटेल यहाँ 4% के आसपास है। इसके अलावा लेवा पटेल 8% के आसपास है। अन्य पटेल की अगर बात की जाए तो 2% के आसपास गुजरात में है। मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स 10% है, अन्य 1% है। एससी यहाँ 6% है, एसटी 15% है, ओबीसी 6% है और सामान्य की अगर बात की जाए तो 15% है। और यही शायद गुजरात की ताकत है बीजेपी की अलग अलग वोटर्स को वो लुभाती है और उस वोटर को लुभाकर उसको वोट में तब्दील कर दी है। लेकिन धार्मिक समीकरण भी बीते कुछ सालों से हमने देखा है कि चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जरा गुजरात के धार्मिक समीकरण को भी समझ लीजिए कि धार्मिक समीकरण क्या है। हिंदू 88.57% है, यानी कि मेजोरिटी, बहुत ज्यादा मेजोरिटी हिंदू वोटर्स की है। मुस्लिम वोटर यहाँ लगभग 10% के आसपास है, 9.67% है। जैन यहाँ 1% के आसपास है, 0.96% है और अन्य 0.62% यहाँ है। और ये जो आंकड़ा है ना दीपिका, हिंदू वोटर्स का, ये दरअसल बीजेपी की वो पावर जो गुजरात को अभेद्य बनाती है। लेकिन एक बार इतिहास के पन्नों को भी खंगाल लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में कब क्या नतीजे रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1990 में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, 45 कांग्रेस को मिली थी। 1998 में 117 बीजेपी, 53 यहां कांग्रेस को मिली थी। इसके बाद कांग्रेस में एक चेंज नजर आया। 2002 में देखिए 127 बीजेपी और 51 कांग्रेस को मिली थी। इसके बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ती रही। 2017 में 117 बीजेपी और 59 कांग्रेस के खाते में आई थी। 2012 में 115 बीजेपी और 61 कांग्रेस के खाते में। और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2017 में कांग्रेस का। बीजेपी 100 के आंकड़े से नीचे, ट्रिपल डिजिट से नीचे रुक गई थी, जबकि कांग्रेस 77 पर रुकी थी। इस एक ग्राफ को हम देखें तो इस ग्राफ के हिसाब से ऐसा लगता है दीपिका की बीजेपी को थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए, कांग्रेस यहाँ थोड़ी सी उत्साहित होनी चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों में एक मेजर अंतर है। अहमद भाई पटेल अब कांग्रेस के पास नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत पिछली बार प्रभारी थे, उन्होंने पूरा वक्त वहां दिया। इस बार वो सीनियर ऑब्जर्वर थे, उतना वक्त वो नहीं दे पाए। पिछली बार राहुल गांधी जो वहां गए थे, जनेऊ धारण किया था, हिंदुत्व के मुद्दे को बुनाया था। इस बार वो कह रहे हैं कि वो चुनाव से दूर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। हार्दिक पटेल जो एक इलेक्शन से निकले थे, इलेक्शन से निकलने के बाद गुजरात पर उन्होंने एक बड़ी पकड़ बनाई थी, बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी काम किया था। लेकिन इस बार हार्दिक पटेल बीजेपी की तरफ से गुजरात में बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी अल्पेश ठाकोर, वो भी बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2017 में कांग्रेस ने जो 77 का आंकड़ा छुआ था, इस बार उसको पाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती। हालांकि उन्होंने एक घड़ी लगाई हुई है, वो कह रहे हैं कि समय बदल रहा है। जी बिल्कुल, और समय बदलने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से हालांकि लगातार बात कही गई थी। विजेंद्र, आपने देखा होगा कि और जिन चेहरों का जिक्र आप कर रहे थे, फिर चाहे वो हार्दिक पटेल की बात हो, अल्पेश ठाकुर की बात हो, क्योंकि हार्दिक पटेल जब कांग्रेस पार्टी में थे उस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डेंट उन्होंने लगाया था, क्योंकि जिस पाटीदार आंदोलन की बात हम कर रहे थे और बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा था। और ये पहली बार हुआ था शायद कि पहली बार ऐसा हुआ कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 डिजिट पर ही सिमट कर रह गई थी। और हमारे साथ अंक शास्त्री कैलाश प्रज्ञा जी जुड़ गए हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार विजेंद्र।
कैलाश जी, क्या होता है कि हम जो सर्वे दिखाते हैं ना जी। वो इंसानों की कैलकुलेशन पर टिका होता है जी और आप जो एक तरीके से ज्योतिष करते हैं ना वो ग्रहों की और अंकों की चाल पर टिका होता है। तो जरा ये बताइए सबसे पहले तो कि गुजरात का अंक गणित कह क्या रहा है? गुजरात के अंक गणित के संदर्भ में अगर बात की जाए तो गुजरात अपने आप में अंक 3 और अंक 6 वाला है और बीजेपी के जो मुखिया हैं जेपी नड्डा साहब वह 2 और 3 वाले हैं। कांग्रेस के मुखिया अब बदल गए हैं, उनके अंक 5 और 7 वाले हैं। तो आज का दिन, जिस दिन वोटिंग होनी है, आज शाम तक ये मालूम चल जाएगा कि गुजरात का मुखिया या गुजरात के सिंहासन पे कौन बैठेगा। वोटिंग हो गई सर, आज हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग, तो काउंटिंग में जो मालूम चल जाएगा कि आज कौन सिंहासन पे बैठेगा। तो आज का दिन 8 दिसंबर 2022, यह 8 मूलांक और 8 भाग्यांक का है। 8 का अंक शनि का रहता है। तो आज का दिन तमाम उन सिपह सलारों के लिए बहुत अप्रत्याशित रहने वाला है। सारी गणनाएं फेल हो जाएगी। जो राजनीतिक जो बहुत बड़े ओहदे पे बैठ रहे थे उनको आज शायद बैठने का मौका न मिले। गणनाएं बदलने वाली है। बहुत सारे बड़े दिग्गज भी आज हारने वाले हैं। नीचे से छत्रप नेता निकल के सामने आ सकते हैं। और हिमाचल का अंक गणित क्या कह रहे हैं? हाँ, हिमाचल के अंक गणित के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं राहु और केतु का प्रभाव ज़्यादा है। बीजेपी की तुलना में अन्य जो सभी पार्टियां हैं वो अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहेगी। गणनाएं बदलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। सर ये तो पूरे तरीके से सर्वे के खिलाफ अंक गणित जा रहा है। बिल्कुल, सर्वे का अपना एक आधार रहता है। ज्योतिषीय गणनाएं अपने आप में अलग रहती है क्योंकि जिस दिन काउंटिंग हो रही है वह शनि का, शनि सदैव न्याय का देवता रहा है। लेकिन अप्रत्याशित जितनी भी घटनाएं विश्व में होती है वह शनि के दिन होती है। और आज इत्तेफाक से 8 ही मूलांक और 8 ही भाग्यांक, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गणनाएं भी बदलेगा। और 12 दिसंबर के बाद जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर बड़े पदों पे जो दिग्गज विराजमान हैं उनके पद भी बदल जाएंगे गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद। सरदार शहर सीट का भी बताइए जरा सर। सरदार शहर सीट राजस्थान और 7 के अंक वाली है। 7 का अंक केतु सदैव शनि को, सत्ता पक्ष को, सरकार को सपोर्ट करता है। इसलिए यह सीट कहीं ना कहीं सरकार के हित में रहेगी, सरकार के फेवर में रहेगी। चलिए, आपने यहाँ तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। आपने सीधा सीधा जवाब दिया है। मैनपुरी को लेकर क्या रहेगा सर? मैनपुरी अपने आप में एम अल्फाबेट जो रहता है 4 का अंक राहु का रहता है, वह शुद्ध रूप से बीजेपी डोमिनेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो गठबंधन है उसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अब कैलाश जी एक बात और मैनपुरी सीट को ही लेकर आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर डिम्पर यादव और रघुराज शाक्य के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बार इस सीट पर हम कब्जा कर लेंगे। तो क्या लग रहा है इस सीट पर आपको? वही, जैसे आज 8 का अंक शनि का है तो अप्रत्याशित रिजल्ट रहने वाले हैं। राहु की पूरी कृपा रहेगी बीजेपी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वोट परसेंटेज बढ़ेंगे तो यह बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है मैनपुरी सीट। अंक गणित बहुत कुछ बताता है सर। हिमाचल का चुनाव ये बता रहा है कि 1974 से ले लिया जाए तो वहां एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती है जी। क्या इसमें कोई अंक गणित की भूमिका है या जो वोटर्स है बस उनका मन बदल जाता है हर 15 दिन, हर 5 साल में? हर 5 साल में शुद्ध रूप से कहा जाए तो वोटर्स का मन बदल जाता है। ज्योतिषीय गणनाएं, अंक गणनाएं पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट के ऊपर डिसाइड करती है। वोटर्स के ऊपर बहुत कम इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो वोटर्स सरकार के प्रति खिलाफ रहती है तो हर 5 साल के बाद उनका रुझान बदल जाता है। लेकिन जो मुखिया है उनके ऊपर ज्योतिषीय गणनाएं पूर्ण रूप से काम करती है। इसलिए हम हिमाचल में देखते हैं कि मुख्यमंत्री या उनके समकक्ष जो कद वाले नेता है वो बदलते रहते हैं। एक स्थायी जो चेहरा है वो हिमाचल में हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल का अंक गणित क्या कह रहा है? बात आपने सीधे मुख्यमंत्री की है। आज का दिन 8 के अंक वाला, जेपी नड्डा 2 और 3 वाले, और पटेल साहब जो हैं वो शुद्ध रूप से शुक्र प्रधान 6 के अंक वाले हैं। 6 के अंक वालों के लिए 19 दिसंबर 2022 के बाद बहुत ही बुरा और नेगेटिव समय शुरू हो जाएगा। तो कहना बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री हमें नया देखने को मिले। गुजरात के अंदर यह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहेंगे। और हिमाचल के अंदर सिराज विधानसभा सीट है जी। जयराम ठाकुर मैदान में है। चेतन राम ठाकुर कांग्रेस की तरफ से हैं और इसके अलावा गीतनंद ठाकुर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। जरा बताइए इस सीट का क्या रहने वाला है? बहुत
बार डिस्कशन हुआ है कि जयराम ठाकुर अपने जीवन के स्वर्णिम काल के अंदर चल रहे हैं, तो इस दौर के अंदर उनको हराना, इस दौर के अंदर उनको डिफीट करना या उनका मुख्यमंत्री पद का जाना असंभव सा है। उनका चलित का समय उनके जीवन का गोल्डन टाइम है। इस समय के अंदर अगर वो कुछ हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री पद पे भी विराजमान है और यह आगे भी इनका चलता रहेगा। वह अभी 2026 तक स्टेट की राजनीति से केंद्र की राजनीति में भी बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं प्रमोशन के तौर पे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बन भी गए, जी, हालांकि स्थिति आप बहुत अलग बता रहे हैं, अगर बन गए तो भी वो पूरे 5 साल नहीं रहने वाले। हाँ, कार्यकाल वो अपना जरूर पूरा नहीं कर पाएंगे कि चलित में उनको केतु की महादशा चल रही है और यह केतु उनका 2024 शुरुआत के अंदर पद परिवर्तन करवा देगा। अच्छा, गुजरात के लिए ऐसा क्या होता है अंकगणित के हिसाब से, जरा बताइए कि बीजेपी लगातार अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे को बदलती है, क्या उसके पीछे कोई अंक शास्त्र है? अंकों के संदर्भ में अगर गुजरात, जिसका पहला अल्फाबेट जी जो होता है 3 के अंक गुरु का माना जाता है, जो ग्रहों के अंदर सबसे बड़ा माना जाता है, और काफ़ी समय से गुजरात की राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है और वह 8 के अंक वाले 17 सितंबर 1 और 7 सूर्य और केतु जब शनि का निर्माण करते हैं तो वह ऊहापोह की स्थिति बना देता है, जिससे क्या रहता है कि बहुत बार जो आला कमान रहते हैं वो अपने स्टेट के नेताओं से संतुष्ट नहीं रहते, तो चेहरे बदलते रहते हैं और ये गुजरात में आने वाले 3 विधानसभा चुनाव में भी चलता रहेगा कि चलती सरकार में अचानक मुखिया बदल दिए जाएंगे। हाँ, उन मुखियाओं को कहीं एडजस्ट जरूर किया जाएगा क्योंकि वो स्वर्णिम काल के अंदर चल रहे होंगे। रामपुर सीट, इस पर यूपी की नजर है, पूरे देश की नजर है, क्योंकि आजम खान वहां से 10 बार विधायक रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज वहां लगभग 33% के आसपास रहा है। पूरे देश में सबसे कम किसी विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। सर, वहां का अंक शास्त्र क्या कह रहा है? रामपुर जो विधानसभा सीट है उसका अंक जो बनता है 5 का अंक बुध का, और समाजवादी पार्टी खुद 5 के अंक बुध के, मुलायम सिंह जी का निधन हो चुका है लेकिन वो 22 नवंबर वाले 2 और 2 4 मूलांक और 5 भाग्यांक वाले रहे हैं, तो बुध प्रधान इस सीट पे आराम से समाजवादी पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी और किसी तरह की रुकावट भी नहीं रहेगी और यह लंबे समय तक रामपुर सीट समाजवादी पार्टी का एक सुरक्षित गढ़ जिसको कहा जा सकता है बनी रहेगी। इसका मतलब ये कैलाश जी, आप ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीटों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ये समय की अगर बात की जाए तो वो अनुकूल है अंकों के मुताबिक, खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं बुध जो ग्रह रहता है, जिसकी कृपा से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी सत्ता पक्ष पे पकड़ बना के रखी थी काफ़ी वर्षों से, केंद्र में भी और राज्य के अंदर भी, तो उसकी क्षति तो जरूर होगी, लेकिन अखिलेश यादव के अंक भी अपने पिता के अनुरूप काफ़ी हद तक बहुत पावरफुल है। भारतीय जनता पार्टी को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा जिस तरह से अभी चुनाव में नुकसान होगा, आगे बड़े चुनाव के अंदर भी नुकसान के योग बन सकते हैं अखिलेश यादव की तरफ। जी कैलाश जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरीके से विजेंद्र ने कहा कि यहाँ पर गुजरात की अगर बात की जाए तो चेहरे बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी बदल देती है, लेकिन बावजूद इसके बड़ा कारण ये भी रहता है कि चेहरा बेशक बदलती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता का वो जो समर्थन है वो वैसा ही बरकरार रहता है, जनता के मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हालांकि वो अंकशास्त्र के हिसाब से बताएंगे, लेकिन जो लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं ना दीपिका, वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो आज भी नरेंद्र भाई मोदी है, और वो गुस्सा हो जाते हैं अगर उनसे हम कहें ना कि नरेंद्र भाई मोदी आजकल दिल्ली रहते हैं, गुजरात नहीं रहते, तो वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, दिल्ली वो कभी कभी जाते हैं। कैलाश जी, अब आप बताइए। गुजरात का जो समीकरण वो 3 का अंक गुरु का है। जीवन में इंसान को सब चीजें बदलनी पड़ सकती है, लेकिन गुरु जो रहता है आजीवन काल एक ही रहता है। नरेंद्र मोदी ने जो 1991 के अंदर राजनीति के अंदर गुजरात की सक्रिय राजनीति में जो प्रवेश किया था, वह 3 का अंक गुरु में, कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम आजीवन आपको लाभ दिलाता रहता है। तो नरेंद्र मोदी जब तक दुनिया में जीवित रहेंगे, गुजरात के ऊपर उनकी पकड़ हमेशा सदैव बनी रहेगी। जनता के दिल से भी निकालना और सत्ता से भी निकालना कांग्रेस के लिए थोड़ा सा, या अन्य जो विपक्षी पार्टी है उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरी डगर रह सकती है। कैलाश जी, एक बात और, क्योंकि अब विजेंद्र, हमने भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली, कांग्रेस की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की है। तो कैलाश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के अगर अंकों के मुताबिक देखते हैं तो ये इलेक्शन उनके लिए कैसा साबित होने वाला है? वो इसलिए क्योंकि अभी कल ही हमने देखा एमसीडी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है और काफ़ी अच्छी खासी सीटें पाई हैं।
आम आदमी पार्टी के संदर्भ में जब भी बात आती है तो सबसे पहला चेहरा अरविंद केजरीवाल का आता है, लेकिन अन्ना हजारे नींव के पत्थर रहे हैं उनके, तो उनके अंक जो थे वो सदैव 6 के अंक शुक्र के रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वह भी 6 के अंक शुक्र वाले हैं। चलित का जो वर्ष है 2022 यह भी 6 के अंक शुक्र का है। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज का अंक 8 का शनि का अप्रत्याशित गणनाओं का रहेगा। तो आज के दिन गुजरात में आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दिग्गजों का खेल बिगाड़ने वाली है। बड़े बड़े दिग्गज आम आदमी पार्टी की वजह से 1500 से 2000 वोटों के बीच अच्छा, इसमें कोई झाड़ू की भूमिका है? क्योंकि हम घरों के अंदर देखते हैं कि झाड़ू घर में किस जगह पर रखी हुई है और किस तरीके से रखी हुई है, इससे शुभ और अशुभ बहुत कुछ चीजें टिकी होती हैं। तो झाड़ू अरविंद केजरीवाल का सिंबल है, आम आदमी पार्टी का सिंबल है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? विजेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू का सिंबल किस रूप में चूज किया वह उनका संदर्भ था, लेकिन दीपावली जो त्यौहार रहता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार रहता है, माँ लक्ष्मी का त्यौहार रहता है और लक्ष्मी शुद्ध रूप से पैसे का प्रतीक मानी जाती है कि लक्ष्मी आनी चाहिए, और लक्ष्मी जो पैसे का प्रतीक रहती है वो शुक्र का प्रतीक मानी जाती है और झाड़ू शुक्र का प्रतीक रहता है। अरविंद केजरीवाल का भाग्यांक 6 है शुक्र, वह उस चीज को बहुत लाभान्वित करता है। उन्होंने किस रूप में रखा वह उनका गंतव्य है, लेकिन झाड़ू जो चुनाव चिन्ह है वो शुक्र का प्रतीक, अरविंद केजरीवाल के भाग्यांक यानी कि लकी नंबर का प्रतीक है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी खुद को बहुत ज्यादा नहीं देख रही, वो उम्मीद जो लगा रही है वो गुजरात से लगा रही है। गुजरात में कोई उम्मीद आम आदमी पार्टी की दिख रही है, वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा। जाहिर है, जहां शुरुआत से ही चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज तो जितना भी आएगा वो बढ़ेगा, लेकिन क्या सीट बढ़ेंगी? सीट आएंगी क्या? वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और ज्योतिष से कैलकुलेशन में बात की जाए तो 7 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को आज मिलने के योग बन रहे हैं। बहुत सारी सीटों पे तो गणनाएं खराब करेंगे, दिग्गजों की हार का कारण बनेंगे। बीजेपी के लिए भी एक एनालिसिस का सब्जेक्ट रहेगा कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को, या जो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जाए। लेकिन 7 से 8 सीट आम आदमी पार्टी गुजरात में हासिल कर सकती है। लेकिन कैलाश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहा जाता है कि जिसका शुक्र मजबूत है उसका समय मजबूत है। तो आपने बताया है कि अरविंद केजरीवाल का शुक्र अभी अच्छा खासा चल रहा है और ये हम देख भी रहे हैं, समय अनुकूल चल रहा है उनके मुताबिक। लेकिन आपने गुजरात की बात कही, हिमाचल की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं और हिमाचल में अगर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को हम देखते हैं अंकों के मुताबिक, अगर आपसे जानना चाहें तो यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी का खाता खुल रहा है, और अगर खुल भी रहा है तो कैसी स्थिति देखने को मिल सकती है? कहते हैं ना कि मांझी को भी पहाड़ तोड़ने के लिए बहुत समय लग गया था। आम आदमी पार्टी को भी हिंदुस्तान के वर्चस्व में जो बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं उनके वर्चस्व को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और हिमाचल तो वैसे भी पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहां पहाड़ तोड़ने में आम आदमी पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। सीट की बात करें 2 या 3 सीट मैक्सिमम है, आम आदमी पार्टी गणनाएं खराब करेगी, वर्चस्व की लड़ाई अभी और लड़नी पड़ेगी। ठीक है कैलाश जी, आप बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि अंक शास्त्र क्या कह रहा है उससे इतर एक और शास्त्र होता है। वो शास्त्र होता है संवेदनाओं का, वो शास्त्र होता है भावनाओं का, वो शास्त्र होता है अपने इलाके में लोकल फॉर वोकल का। गुजरात और हिमाचल में जनता का जो शास्त्र है ना, वो सियासत में पूरी तस्वीर को तय करता है, और वो तस्वीर 8 बजे से धीरे धीरे साफ होनी शुरू होगी। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।